ओके तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसके क्राइटेरिया की बात करें तो वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं और ये इनकी प्रायोरिटी है। अब किस प्रोसेस ने सीपीयू के पास जाना है एग्जीक्यूशन के लिए वो डिसाइड होगा इनकी प्रायोरिटी के बेस पे। तो इन 3 प्रोसेस में से जिस प्रोसेस की सबसे हाई प्रायोरिटी है वो हमारा सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस 3 एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी इन सब में हाई है, वो है 9। तो प्रोसेस 3 ही जाएगा फिर एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास। इसके मोड की बात करें तो इसका मोड होता है नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव मतलब जब एक दफा एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे तो उसको दरमियान में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले। उसके बाद इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। ये उनकी प्रायोरिटी है, ये उनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम होता है जब एक प्रोसेस जिस टाइम पे रेडी क्यू के अंदर एंटर होता है वो टाइम कहलाता होता है अराइवल टाइम। और ये होता है हमारे पास बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम होता है उस प्रोसेस ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है, वो हमारा बर्स्ट टाइम कहलाता होता है। यहाँ पे हमारे पास गेन चार्ट है। गेन चार्ट में हम अपने प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते होते हैं जो सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे उसका स्टार्ट टाइम और यहाँ पे उसका कंप्लीट टाइम। ठीक है। टाइम के बारे में और गेन चार्ट के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको समझना हो तो मैं आई बटन पे उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख के समझ लीजिएगा। ओके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई प्रायोरिटी की बेस पे इनकी एग्जीक्यूशन होती है। तो इनमें देखा जाए तो कौन से प्रोसेस की एक प्रायोरिटी सबसे हाई है, वो है प्रोसेस 4 जिसकी प्रायोरिटी 5 है। तो क्या उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके आएंगे? नहीं, हम पहले देखेंगे एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुंची है। तो अभी तक हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो 0 पे है और 0 पे हमारा एक ही प्रोसेस अराइव हुआ है, वो है प्रोसेस 1। ठीक है। और कोई प्रोसेस अभी अराइव नहीं हुआ तो हमें मजबूरी है हमारी कि भाई प्रोसेस 1 को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बगैर प्रायोरिटी को देखे। ठीक है। क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बेशक हाई है लेकिन ये अभी आया तो है ही नहीं, रेडी क्यू में आया तो है नहीं एग्जीक्यूशन के लिए। किस तरह इसको पहले एग्जीक्यूट कर दें? आएगा तभी तो करेंगे ना। तो एक ही प्रोसेस आया है वो है प्रोसेस 1, तो उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है? 4 टाइम। तो 4 टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूशन चली गई है 5 तक, सॉरी 4 तक। तो अब देखो अराइवल टाइम, तो देखो प्रोसेस 2 भी आ चुका है, इसका अराइवल टाइम 2 है और एग्जीक्यूशन 4 पे चली गई है। प्रोसेस 3 आ चुका है, इसका 1 है। प्रोसेस 4 भी आ चुका है जिसका अराइवल टाइम 3 है, एग्जीक्यूशन 4 तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह प्रोसेस 5 भी अराइव हो चुका है जिसका अराइवल टाइम 4 है और एग्जीक्यूशन भी 4 तक चली गई। अब हमने देखना है इनकी प्रायोरिटी को। तो किसकी प्रायोरिटी अब सबसे ज्यादा हाई है? वो है प्रोसेस 4 जिसकी प्रायोरिटी 5 है। अब हम प्रोसेस 4 को लोड करेंगे और इसने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है? 1 टाइम। तो इसको 4 प्लस 1, अब एग्जीक्यूशन चली गई है 5 तक। ठीक है। जैसे ही इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और इसने सीपीयू को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, ये एग्जिट हो गया। तो अब क्या कोई और नया प्रोसेस आया है? नहीं, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे अराइव हो चुके हैं। अब बस हमने प्रायोरिटी को देख के उनको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस 4 भी हो चुका। प्रोसेस 3 प्रोसेस बच गए, प्रोसेस 2, 3 और 5। अब इनमें से किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है? वो है प्रोसेस 3 जिसकी प्रायोरिटी 4 है। तो प्रोसेस 3 को लोड कर लेंगे, 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 5 प्लस को 2 करके हमारे पास क्या आ गया? 7 तक चली गई एग्जीक्यूशन। अब 2 प्रोसेसेस बच गए। अब इनमें से हाई है प्रोसेस 5 की प्रायोरिटी, तो प्रोसेस 5 को लोड कर लेंगे और इसकी बस टाइम है 3, तो 3 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम एग्जीक्यूशन चली गई 10 तक। उसके बाद प्रोसेस 2 ने 1 टाइम एग्जीक्यूट होना है तो 10 प्लस 1 इसकी और एग्जीक्यूशन हमारी चलेगी 11 तक। तो हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हमने जो समझने के लिए जो ये कट लगाए हम इनको ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम गेट चार्ट की मदद से जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किए इनके टाइम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट टाइम, तो देखो प्रोसेस 1 ने कब स्टार्ट किया था? 0 पे, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम। फिर प्रोसेस 2 का स्टार्ट टाइम क्या होगा? या ये रहा 10 पे प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी, तो ये स्टार्ट टाइम हो गया प्रोसेस 2 का। फिर प्रोसेस 3 ने कब की थी? 5 पे। प्रोसेस 4 ने कब की थी? 4 पे। प्रोसेस 5 ने कब की थी? 7 पे। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका कंप्लीट टाइम।
कंप्लीट टाइम होता है जब आपके प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन को फिनिश किया, वो टाइम कहलाता होता है कंप्लीट टाइम। तो प्रोसेस 1 ने कब कंप्लीट किया था? 0 से तो स्टार्ट किया था, तो कंप्लीट कब किया था? 4 पे, तो 4 क्या हो गया इसका कंप्लीट टाइम। प्रोसेस 2 ने कब कंप्लीट किया था? 10 पे स्टार्ट करके 11 पे फिनिश किया था, तो 11 क्या हो गया हमारा कंप्लीट टाइम। फिर इसी तरह प्रोसेस 3 ने कब किया था? 7 पे, प्रोसेस 4 ने 5 पे, फिर प्रोसेस 5 ने 10 पे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है अराइवल टाइम से लेके कंप्लीट टाइम तक जो उसको टाइम लगा है, वो हमारा टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। उसका फार्मूला होता है कंप्लीट टाइम में से अगर हम माइनस कर दें अराइवल टाइम को, तो हमारे पास आ जाता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो हम ये हमारे पास कंप्लीट टाइम है और ये हमारा अराइवल टाइम है, तो हम इनकी वैल्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। देखना ही है आपने, इसको सर्कल के ऊपर नजर रखनी है। तो 4 माइनस 0 हमारे पास का आ गया 4, फिर 11 माइनस 2 हमारे पास आ गया 9 का टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस 2 का। फिर इसी तरह प्रोसेस 3 का 7 माइनस 1 6, फिर प्रोसेस 4 का 5 माइनस 3 2, फिर प्रोसेस 5 का 10 माइनस 4 6। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है जब आपका प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है और वेट करता होता है सीपीयू के मिलने का, तो वो जो वेट कर रहा है उस टाइम को बोलते हैं हम वेटिंग टाइम। अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम में से हम माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम को, तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये रही इनकी वैल्यूज, और बर्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये हमारे पास आ गया बर्स्ट टाइम। सॉरी, अब हम इनकी वैल्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। तो 4 माइनस 4 हमारे पास आ गया 0 वेटिंग टाइम। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 का 9 माइनस 1 आ गया 8, फिर उसके बाद प्रोसेस 3 का 6 माइनस 2, फिर इसी तरह 2 माइनस 1, फिर उसी तरह 6 माइनस 3 हमारे पास आ गया प्रोसेस 5 का वेटिंग टाइम। उसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब जो रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम हमेशा नॉन प्रिमिटिव के अंदर सेम ही होता है। ठीक है, हमें फार्मूला भी दिया हुआ है, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट टाइम में से अगर हम माइनस करते हैं अराइवल टाइम को, तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टार्ट टाइम है और ये हमारे पास अराइवल टाइम है, हम इनके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो 0 माइनस 0 0 आ गया, फिर 10 माइनस 2 हमारे पास 8 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, और 7 माइनस 4 3 आएगा। तो देखो जैसा हमने बोला था, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, सेम होती है। ठीक है, तो हमने सारे टाइम्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं इनको जमा करो और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, सारी वैल्यूज को जमा किया, टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड करके 5.4 हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा। फिर उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो वो भी इसी तरह सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोसेसेस के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 3.2 एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।